आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिफरेंट और एकदम टेस्टी केक जो कि है मलाई केक। चाहे तो आप इसे मिठाई केक या फिर रबड़ी केक भी बुला सकते हैं। इसमें आपको केक का भी टेस्ट रहेगा और रस मलाई का भी। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बार बार इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। और साथ में इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। घर की नॉर्मल ताज़ी दही यूज़ की है मैंने यहाँ। और आधा कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके उसे पाउडर बना लीजिए। तो इन तीनों चीज़ों को पहले हम 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे मिक्स करने के बाद इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो ये जो लम्स रह गए हैं इसे हम हटा देंगे और इस मिक्सचर को अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे थोड़ा मिक्स किया मैंने और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये आधा कप दूध लिया है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये जो दूध मैंने यूज़ किया ना, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो बैटर है ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच दूध और ऐड किया था इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, एकदम रिबन जैसी। तो बस केक का बैटर अब हमारा तैयार है। अब हम अपनी कढ़ाई को तैयार करेंगे। तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए आप, जिसमें हम रूटीन में अपनी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। क्योंकि आज के इस केक को हम स्टीम में पकाएंगे तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें अब हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो इसकी जगह नॉर्मल किसी भी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके भी आप रख सकते हैं। और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। और एक तरफ हम अपने मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो आज के इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ ये कांच का बोल यूज़ किया है। ये नॉर्मल हीट प्रूफ बोल है, यानी कि अगर मैं इसे हाई हीट के ऊपर भी रखूँगी ना तो ये टूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई कांच का बोल नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल केक टिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम रूटीन में केक बनाते हैं। या फिर आप इसकी जगह नॉर्मल हमारे घर में ये जो स्टील के डिब्बे आते हैं ना, इसे चौड़े वाले कोई भी डिब्बा आप यूज़ कर सकते हैं, गोल या कोई चौड़ाई में जो डिब्बे आते हैं। तो इस तरह के स्टील के डिब्बों में भी आप अपने इस केक को बना सकते हैं। तो मैंने अपने इस बोल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। तो इस तरह से ये सारा बैटर डाल देंगे हम इसमें। और इस तरह से ये बैटर डालने के बाद इसे हल्का सा टैप कर लेंगे। तो मोल्ड अब हमारा तैयार है। अब हम इसे गर्म की हुई कढ़ाई में रख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पानी में काफ़ी अच्छे से उबाल आ रहा है। तो केयरफुली इस मोल्ड को रख देंगे हम इसमें और ऊपर से हम इसे किसी भी ढक्कन से ढक देंगे। अच्छे से ढक्कन लगाएंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और ढकने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 से 35 मिनट तक स्टीम करेंगे। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये आपके पैन की थिकनेस के ऊपर, गैस की फ्लेम के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो आप हमेशा 30 मिनट के बाद अपने केक को ज़रूर चेक करिएगा। तो जब तक हमारा ये केक पक रहा है तब तक हम इसके लिए मलाई यानी कि रबड़ी की भी तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। मैंने यहाँ फुल फैट वाला दूध यूज़ किया है। दूध आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का, भैंस का या नॉर्मल पैकेट वाला दूध भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस दूध को हमने हाई फ्लेम के ऊपर रख लिया है। और अब हम सबसे पहले इस दूध में डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ तकरीबन 3.5 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा इसमें ऐड ना करिएगा क्योंकि हमने केक में भी पहले चीनी ऐड की है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है हमें इसे। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसे हल्का सा चला लिया है और अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 से 6 हरी इलायची को कूट लिया था, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ये केसर भी डाल रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच दूध में केसर को थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। केसर डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं या चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पहले इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक इसमें उबाल ना आना शुरू हो जाए। तो दूध में उबाल आ गया है। बस अब हम अपने इस दूध को मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपने वॉल्यूम में आधा ना रह जाए। और इसे पकाते हुए ये जो साइड्स पे मलाई आ रही है इसे भी स्क्रैप करके वापस से दूध में डालते जाएंगे। और दूध को हमें पैन के नीचे तक चलाना है ताकि जो दूध है वो पैन के नीचे चिपके नहीं। तो बस इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। ध्यान रखिए कि लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम के ऊपर पकाने की वजह से ना जो दूध है वो पैन से बाहर आ सकता है।
तो इस तरह से मैंने इस दूध को तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख रहे हैं कि अब ये काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो गया है, इसका कलर कितना चेंज हो गया है पहले से। और ये जो दूध है ना, मैंने इसे 40% तक रिड्यूस किया है, यानी कि अगर हमने इसमें 1 लीटर दूध यूज़ किया था तो ये अब तकरीबन 400 मिलीलीटर दूध है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना था, इससे ज़्यादा थिक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा और थिक हो जाएगा और बाद में हमें इसे केक के ऊपर पोर करना है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली चाहिए। तो बस गैस को बंद कर देंगे और अपनी इस मलाई यानी कि रबड़ी को ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इधर इस केक को पकते हुए भी तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि केक कितने अच्छे से फूल करके तैयार हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसने थोड़ी थोड़ी साइड्स को भी छोड़ दिया इस मोल्ड की। तो इसका मतलब है कि केक वैसे तो काफ़ी अच्छे से पका हुआ लग रहा है, बट फिर भी हम इसे एक बार सेंटर से चेक कर लेंगे। तो उसके लिए कोई टूथपिक या स्क्वायर या चाकू लेंगे और इसे इसके सेंटर में इंसर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है, बिल्कुल भी गीली नहीं है ये। और ये जो हल्का सा इसके ऊपर लगा हुआ है, ये केक की ही स्पॉन्ज है, बट ये गीली बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये केक बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अगर आपकी टूथपिक इस टाइम पर गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर के लिए भी पका सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी वेरी करती हैं। तो आप इसे थोड़ा पहले भी चेक करिएगा, यानी कि 30 मिनट पर भी चेक करिएगा। और अगर इस टाइम तक भी ये नहीं पका है तो थोड़ी और देर तक भी आप इसे पका लीजिएगा। तो हमारा ये केक अब बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और केयरफुली इस मोल्ड को निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके ऊपर वो तैयार की हुई मलाई यानी कि रबड़ी को पोर करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारा ये मोल्ड यानी कि केक अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बना है हमारा ये केक। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक फोक लेंगे, या आप कोई चाकू या टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, और इससे अपने इस केक में ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से इसे प्रिक कर लेंगे। तो इस तरह से सारे केक को प्रिक कर लेंगे हम। ऐसा करने से क्या होगा कि बाद में जब हम इसमें वो रबड़ी यानी कि मलाई डालेंगे ना, तो वो इसके अंदर तक सोख हो जाएगी और सारे के सारे फ्लेवर्स पूरे के पूरे केक में सोख होंगे। तो इसके बाद अब हमने ये जो रबड़ी बना करके रखी थी, अब ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें इसे, हल्की सी वार्म है ये। तो इस रबड़ी को डाल देंगे हम अपने इस केक के ऊपर। तो इस तरह से सारे केक को कवर कर देंगे रबड़ी के साथ। इसमें से थोड़ी सी रबड़ी मैंने रख ली है, जिसे हम बाद में केक को सर्व करने के टाइम पे उसके ऊपर पोर करेंगे। तो इस तरह से ये रबड़ी डालने के बाद भी हल्का सा फोक से प्रिक कर लेंगे, ताकि रबड़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो हमारे केक में। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। नीचे केक की लेयर है और ऊपर से हमने इसमें ये रबड़ी पोर की है। और एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से लंबे बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से लंबे बारीक कटे हुए पिस्ता भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। गार्निशिंग आप अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये रबड़ी केक तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो रबड़ी है ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए और केक में अच्छे से ये अब्जॉर्ब भी हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये खाने में। नीचे से केक की लेयर रहेगी और ऊपर से रबड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये एकदम यूनिक सा रबड़ी केक। तो इसमें ये केक की लेयर देख रहे हैं आप कि कितनी सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनी है ये। तो इसके ऊपर से जब हम इसके ऊपर रबड़ी पोर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एंड में थोड़ी रबड़ी इसके ऊपर और पोर कर देंगे इसे सर्व करने से पहले। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये मलाई केक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम झटपट से बनने वाले इंस्टेंट मलाई सैंडविच या केक या मिठाई, जो भी बोल लो आप इसे, क्योंकि इस एक रेसिपी में आपको केक जैसी सॉफ्टनेस भी मिलेगी और साथ में रबड़ी, रसमलाई और बहुत सारी इंडियन मिठाइयों के फ्लेवर्स भी, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो अगर आपको पहले मेरा वो मलाई केक पसंद आया था ना, तो डेफिनेटली ये वाला तो आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान, क्योंकि इसमें कोई केक को बेक करने का भी झंझट नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को देख लेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी इंस्टेंट रबड़ी, जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 750 ml दूध, और मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल उबला हुआ दूध लिया है। अच्छा, इसमें से ना आधा कप दूध हम एक अलग कटोरी में निकाल कर रख लेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और बाकी के दूध में डालेंगे चीनी। तो तकरीबन 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच चीनी डाली है मैंने इसमें, कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। फ्लेवर में आप चाहो तो अपना मनपसंद कोई भी और फ्लेवर डाल सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और इस दूध को ना पहले हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि दूध में ना उबाल आना शुरू हो जाए। और इतनी देर में ये जो दूध हमने अलग कटोरी में निकाल कर रखा था, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 बड़ा चम्मच आटा। ये गेहूं का आटा है, जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज हम इससे बनाएंगे अपनी रबड़ी।
तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बस इसी के साथ हमारा ये क्रीमी मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो आप देख रहे हो कि दूध अब काफ़ी अच्छे से उबल रहा है और इसी तरह से ना मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर उबलते हुए इसे तकरीबन 1-2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे अपना ये मिल्क पाउडर और आटे वाला मिक्सचर और इसे डालने से पहले भी एक बार मिला लेंगे और डालते ही ना हम इसे साथ के साथ चला लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और इसके बाद अब हम इस दूध को लगातार इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और हल्का सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इस तरह से पकाते हुए साइड्स पे जो मलाई आती जाएगी उसे भी स्क्रैप करके वापस से ही इस पैन में डालते जाइएगा और बस हमें इसे पकाते रहना है। तो बस थोड़ी ही देर तक पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हो कि दूध थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और साथ में ये हल्का सा थिक हो गया है और बहुत ही अच्छी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, तो बिल्कुल ऐसा रखना है इसे हमें। इसे ज़्यादा भी थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ना ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस इसी के साथ हमारी ये झटपट से बनने वाली रबड़ी तो हो गई तैयार। तो गैस को बंद कर देंगे और इस रबड़ी को ना पहले इसी तरह से किचन काउंटर पर रखकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो थोड़ी देर में ये जो रबड़ी है ये ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ गई है और आप देख रहे हो कि पहले से ये और भी थोड़ी सी थिक और क्रीमी हुई है टेक्सचर में। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारी रबड़ी की। तो इस रबड़ी को अब हम एक बोल में निकाल कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर हम अपनी ठंडी ठंडी रबड़ी को सर्व करेंगे। तो जब तक ये रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। और क्योंकि आज की रेसिपी बिल्कुल इंस्टेंट है तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना एक इंस्टेंट सा मिक्सचर जो बिल्कुल खोए जैसा लगेगा खाने में। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये आधा कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो आप, चाहे तो डेयरी वाइटनर है वो यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया था मैंने। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो तकरीबन 3 बड़े चम्मच दूध डाला मैंने इसमें, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा दूध ऐड मत करिएगा क्योंकि ये एकदम से ना रनी हो जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हमारा ये क्रीमी ग्लेज़ बिल्कुल तैयार है। इसका जो टेस्ट है ना ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मावा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये और एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस इस क्रीमी मावा को रखेंगे एक साइड पर। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और मैंने इसके लिए वाइट ब्रेड ली है। आप कोशिश करके वाइट ब्रेड ही लीजिएगा, बट अगर आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वाइट ब्रेड तो ब्राउन ब्रेड भी चल जाएगी। तो सबसे पहले ये जो ब्रेड है ना इसकी साइड्स को हमें निकाल देना है। अच्छा, ये जो साइड्स है ना इसे आप फेंकेगा नहीं, इसे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने ये 4 ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स को निकाल दिया है। तो इस ब्रेड से अब हम बनाएंगे अपना ये मावा सैंडविच। तो इसके लिए सबसे पहले 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इसमें से एक के ऊपर लगाएंगे अपना ये क्रीमी मावा। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी डाल रही हूँ मैं इसकी और फिर हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें। और इतनी सी क्वांटिटी जो हमने मावा की बनाई है ना इसमें आप तकरीबन 3 सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हो। बट मेरे घर में ये मावा सबको ऐसे ही पसंद है तो मैं 2 सैंडविच बनाऊंगी और बाकी मावा को ऐसे ही सर्व करूंगी क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से इसे स्प्रेड करके अब इसके ऊपर मैं थोड़े से बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर दो या फिर अपना मनपसंद कोई भी और ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो बस इसके बाद अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे इस दूसरी ब्रेड स्लाइस के साथ। हल्का सा प्रेस कर दो ताकि ये भी चिपक जाए इसके साथ। तो हमारा ये एक सैंडविच हो गया है तैयार। इस सैंडविच को ना अब मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले डायगनल एक कट लगाया और फिर दूसरी तरफ से भी इसे डायगनली कट कर देंगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से 4 मिनी सैंडविचेस बन गए हमारे पास। तो बस इसी तरह से बाकी के सैंडविचेस को तैयार कर लेंगे। तो बस हमारे ये सैंडविचेस भी हो गए तैयार और उधर हमारी रबड़ी भी अब ठंडी हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों को अब हम सर्व करेंगे। तो इसके लिए किसी भी ट्रे या फिर प्लेट में ना सबसे पहले इन सैंडविचेस को अरेंज कर लेंगे। तो जितनी भी स्पेस है इसमें उतने सैंडविचेस रख लेंगे इसमें और इसके ऊपर अब हम पोर करेंगे अपनी ये रबड़ी। तो आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। तो इस रबड़ी को अब हम अपने इन सैंडविचेस के ऊपर इस तरह से अच्छे से पोर कर देंगे और सारी ब्रेड को इससे कवर कर लेना है हमें। अच्छा, सारी रबड़ी मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी रबड़ी को मैंने बचा लिया है। तो जब हम अपने ये सैंडविच को इंडिविजुअल प्लेट में सर्व करेंगे ना तब हम ऊपर से एक्स्ट्रा रबड़ी डाल के उसे सर्व करेंगे। और एक और चीज़, इन्हें आप ना सर्व करने के टाइम पर ही इस तरह से असेंबल करिएगा, क्योंकि अगर पहले से रबड़ी डालकर हम इन सैंडविचेस को फ्रिज में डाल देंगे ना तो ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो बस ये काफ़ी सारी रबड़ी मैंने डाल दी है इसके ऊपर। और इसके बाद अब इसकी गार्निशिंग के लिए ना मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा ये केसर वाला दूध।
तो इसके लिए 10-12 धागे केसर को ना मैंने 3-4 बड़े चम्मच हल्के से गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था। तो इस तरह से ये हमारा केसर वाला दूध तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे हम इसके ऊपर। इससे इसमें केसर का फ्लेवर भी आ जाएगा और साथ में हमारी गार्निशिंग भी हो जाएगी। और वैसे आप चाहो तो केसर पहले रबड़ी में भी डाल सकते हो। और इस तरह से ना मैं काफ़ी सारा दूध डाल रही हूँ इसके ऊपर। इससे हमारी जो ब्रेड है ना ये भी अच्छे से मॉइस्ट रहेगी। और इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा पिस्ता। तो आप देख रहे हो कि कितनी अट्रैक्टिव और कितनी यमी लग रही है ये देखने में। इसे जब आप खाएंगे ना तब आपको सच मानो तो मलाई केक आप भूल जाओगे, क्योंकि इसमें कोई बेकिंग का झंझट नहीं है। एकदम इंस्टेंट सी रेसिपी है। इसमें आपको ब्रेड जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट केक जैसी फील देगी और अंदर हमारा वो इंस्टेंट खोआ और साथ में ऊपर से ये क्रीमी रबड़ी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये। इस एक डिश में ना सारे इंडियन मिठाइयों के फ्लेवर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको पहले मेरा वो मलाई केक पसंद आया है तब तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये रेसिपी आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये इतनी ज़्यादा यमी बनती है। तो बस इसे सर्व करते टाइम थोड़ी सी एक्स्ट्रा रबड़ी पोर करके सर्व करो, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फटाफट से ट्राई करो इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि है मावा मलाई रोल्स। बनाने में ये जितने आसान है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसे हम सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना होममेड खोआ यानी कि मावा बनाएंगे। तो इसके लिए 1 लीटर दूध लिया मैंने यहाँ। कोई भी नॉर्मल दूध आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल फैट दूध अवेलेबल हो तो उससे बनाइएगा, उससे ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस दूध को अब हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इसे रिड्यूस करेंगे तब तक जब तक कि ये एकदम अच्छे से थिक हो जाएगा और ये खोआ बन जाएगा। और इसे पकाते हुए हम इसे बस इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और पैन के बॉटम तक चलाना है इसे। और जो साइड्स में मलाई आ रही है इसे भी निकालते हुए वापस से ही दूध में डालते जाएंगे। तो बस इस तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो इस दूध को मैंने अब काफ़ी रिड्यूस कर लिया है और आप देख रहे हैं कि ये पहले से 1/3 रह गया अपने वॉल्यूम में। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इस स्टेज के ऊपर इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे, बट बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं डालिएगा इसमें, क्योंकि जो खोआ है वो अपने आप में भी थोड़ा मीठा होता है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे अब हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे अब हम इस दूध को, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, काफ़ी थिक हो गया और इस स्टेज के ऊपर ये पैन के बॉटम पर चिपक सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है इसका। तो थोड़ी और देर तक इसे रिड्यूस करने के बाद अब हमारा ये खोआ बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि दूध इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है कि ये इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस अब हमारा ये खोआ बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इससे ज़्यादा थिक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एकदम सॉफ्ट स्टेज में है हमारा ये खोआ इस टाइम पर आपस में इकट्ठा भी हो रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस खोए को निकाल लेंगे एक बोल में। और अब हम अपने इस खोए को इसी तरह से रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा ये खोआ ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी रबड़ी की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। फुल फैट दूध से हमेशा जो रबड़ी है ना वो ज़्यादा अच्छी क्रीमी बनती है। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3.5 बड़े चम्मच चीनी यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस दूध में। और इसी स्टेज के ऊपर मैं इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर यूज़ किया है। इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी इलायची को कूट लिया था। और साथ ही में मैं इसमें ये केसर वाला दूध ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 से 12 धागे केसर को गर्म दूध में थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। तो इसे भी हम डाल देंगे इसी दूध में। केसर डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और इसकी जगह आप इसमें अपने मनपसंद और भी कोई फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, जो भी आपको पसंद हो। तो इस दूध को हम पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि ये जो दूध है ना ये इतना रिड्यूस ना हो जाए कि ये अपने वॉल्यूम में आधा रह जाएगा। और इसे पकाते हुए हमें लगातार चलाते रहना है और पैन के नीचे तक चलाना है, ताकि जो दूध है वो पैन के तले पर चिपके नहीं, यानी कि जले नहीं। और जो साइड्स पे मलाई आ रही है इसे भी हम इसी तरह से वापस से दूध में डालते जाएंगे। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर रिड्यूस करेंगे तब तक जब तक कि ये आधा ना रह जाए। तो थोड़ी देर तक इस दूध को पकाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ऑलमोस्ट आधा रह गया ये अपने वॉल्यूम में और काफ़ी थिक भी हो गया ये पहले से। तो बस अब हमारी ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और भी थिक हो जाएगी।
तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि हमारी ये जो रबड़ी है ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और अब एक तरफ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड यूज़ की है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड की साइड्स है ना, इसे हम हटा देंगे। तो चाकू या सीजर से हम इसे हटा देंगे और ये जो साइड्स हैं इसे आप फेंकिए नहीं, इसे आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और बाद में आप इसे किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी साइड्स को हटा दिया मैंने यहाँ। और अब हम क्या करेंगे कि इन ब्रेड की स्लाइसेस को ना बेलन से इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से पतला बेल लेंगे इस ब्रेड को। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बेल करके तैयार करना है हमें इसे। तो इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेड की स्लाइसेस को पतला पतला बेल लेंगे। तो हमारी ये ब्रेड की स्लाइसेस अब बिल्कुल तैयार हैं। और इधर हमने ये जो खोआ ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम अपने रोल्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे अपने हाथों पर और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हम खोए को अच्छे से हैंडल कर सकें। और इसके बाद अब हम अपने इस खोए का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे अपने हाथों में रख के अच्छे से बाइंड कर लेंगे और फिर इसे दोनों हाथों के बीचों बीच रखते हुए इसका इस तरह से रोल बना लेंगे। तो बिल्कुल पतले पतले से रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। और इसके बाद अब हम लेंगे अपनी ये ब्रेड स्लाइस और ये जो रोल हमने बनाया है इसे हम रखेंगे अपनी इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो इस तरह से एक साइड पे रख देंगे इसके ऊपर और फिर अब हम इसे दोनों साइड से उठाते हुए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से टाइट फोल्ड करना है हमें। और ये जो एंड रह गया है इसे सील करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पर पानी लगा सकते हैं या फिर मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये जो रबड़ी हमने बनाई थी ना, ये मैंने थोड़ी सी कटोरी में निकाल ली है। इसी रबड़ी को हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से थोड़ी सी रबड़ी को लगा देंगे हम। तो चाहे तो आप इसे पानी से भी सील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर ये कॉर्नर्स को अच्छे से सील कर देंगे। तो बहुत ही आसान है ये रोल्स बनाना। तो इसी के साथ हमारा ये एक रोल तैयार है। इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से अपने बाकी के रोल्स बना लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से पतले पतले से रोल्स बना लेने हैं। ब्रेड की एक साइड पे रखेंगे और इसे अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और साइड पे रबड़ी या पानी से इसे सील कर देंगे। तो मैंने ये थोड़े से रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं और मैंने अभी फ़िलहाल 6 से 7 रोल्स बनाए हैं और अभी भी मेरे पास थोड़ा सा खोआ बच गया है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रोल्स बना सकते हैं। और ये जो रोल्स है अब मैंने इन्हें एक बोल में लगा लिया है। तो जिस भी बोल में आप इसे सर्व करना चाहें ना, तो उसमें आप इस तरह से इन रोल्स को रख लीजिए। और इसके बाद ये जो रबड़ी हमने बना करके रखी थी, अब ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है, पहले से ये काफ़ी थिक भी हो गई है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो ये जो रोल्स हमने इस बोल में रखे हैं इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपनी ये रबड़ी। तो इस तरह से ये रबड़ी डाल देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैंने सारी रबड़ी पोर नहीं की है, थोड़ी सी रबड़ी मैंने इसमें से रख ली है क्योंकि बाद में जब हम इसे सर्व करेंगे ना, तो इस बची हुई रबड़ी को इसके ऊपर पोर करके फिर सर्व करेंगे। तो इस तरह से ये रबड़ी डालने के बाद अब एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद गार्निशिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ तैयार है हमारे ये मलाई रोल्स। अब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए और फिर हम इन्हें ठंडा सर्व करेंगे। और सर्व करने के टाइम पे भी आप इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी पोर करिए, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए और फिर आप इसे ठंडा सर्व करें। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और सिर्फ 10-15 मिनट में बन जाने वाली फ्रूट्स के साथ ओवरलोडेड हेल्दी डिज़र्ट, जिसे बनाना जितना आसान है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और इसमें हमने इतने भर भर कर फ्रूट्स ऐड किए हैं ना कि खिलाने वाला और खाने वाला दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मोल्ड, जिसके लिए मैंने इस तरह का ये केक टिन यूज़ किया है ताकि बाद में जब हम अपनी इस डिज़र्ट को डीमोल्ड करेंगे ना, तो वो देखने में थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। बट हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मोल्ड चाहिए। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी रेगुलर केक टिन ले सकते हो। एल्यूमिनियम का हो तो वो ले लो, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हो आप अपने घर में जो भी रखा हो, उसमें इस डिज़र्ट को सेट करिए, तब भी आपकी डिज़र्ट सेट हो जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी मोल्ड आप यूज़ कर रहे हो, मोल्ड या बर्तन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको पहले हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से सारी साइड से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में इसे डीमोल्ड करना ईजी हो। तो बस मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने इस मोल्ड में डालेंगे बहुत सारे फ्रूट्स। और फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो ना, वो आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप अपने गेस्ट को या घर में बच्चों को खिलाना चाहते हो, वो इस डिज़र्ट में डाल सकते हो आप। तो फ्रूट्स में मैंने यूज़ किया है अनार, साथ में डाला थोड़ा पपीता, सेब। इसके छिलके को मत निकालिएगा, छिलके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और साथ में इसमें डाल दिया थोड़ा सा पतली स्लाइसिस में कटा हुआ बनाना। थोड़ा सा मैं इसमें कीवी डाल रही हूँ, कलर भी ऐड हो जाएगा और विटामिन सी भी ऐड हो जाएगा। और साथ में मैं इसमें थोड़े से ऑरेंजेस डाल रही हूँ, जिसकी स्किन को और बीज को हटा दिया था। और थोड़े से ग्रेप्स डाल देंगे, ग्रेप्स को मैंने हाफ में कट करके यूज़ किया है। और इसके बाद अब इसमें क्रंच ऐड करने के लिए मैं इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ।
तो मैंने इसमें काजू, बादाम और पिस्ता ऐड किया है। आप इसमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हो, कोई भी चीज़ हटा सकते हो। चाहो तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी और डाल दो, अपने मनपसंद कोई भी और ड्राई फ्रूट्स डाल लो, या फिर ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हो। और फिर से थोड़े से और फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, जिसमें मैंने इसमें डाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनार, सेब, बनाना स्लाइसेस और थोड़े से अंगूर और डाल दिए हैं। तो भर भर कर हमें इसमें फ्रूट्स डाल देने हैं। तो आप देख ही रहे हो कि कितना कलरफुल, हेल्दी और टेस्टी होने वाला है ये। अच्छा, अब एंड में ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रूट केक भी रख रही हूँ। केक और कस्टर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और फ्रूट केक तो हम सबका बचपन से ही शायद सबका फेवरेट है। वैसे आपको कौन सा केक सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो बस इसी के साथ हमारा ये बोल यानी कि केक मोल्ड तैयार हो गया है। इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर। और इसके बाद अब हम एक पैन में डालेंगे 1 लीटर दूध यानी कि 4 कप। मैंने यहाँ पर ये उबला हुआ दूध यूज़ किया है और इसके ऊपर जो हल्की हल्की सी मलाई आई थी वो भी मैंने इसी के बीच ही डाल दी है। अच्छा, इसमें से ना तकरीबन आधा कप जितना दूध हम एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। बाकी सारा दूध रखेंगे इसी पैन में। और इस पैन वाले दूध में अब हम चीनी भी डाल लेंगे। तो तकरीबन आधा कप जितनी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में ये जो दूध हमने अलग कटोरी में निकाल के रखा था, इसमें हमें डालना है कस्टर्ड पाउडर। ये नॉर्मल वेनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप किसी भी और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं इसमें। बहुत ही इजीली अवेलेबल है ग्रोसरी स्टोर्स पर। तो 7 बड़े चम्मच मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाला और नॉर्मल चम्मच लिया है जिससे हम रूटीन में चावल खाते हैं। ये नॉर्मल चम्मच है, उसी से ही मेजर किया मैंने इसे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो बस ये कस्टर्ड मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद अब ये जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब ये भी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें डालेंगे अपना ये कस्टर्ड मिक्सचर। डालने से पहले भी एक बार चला लेंगे और इसे डाल के अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इसे लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर ना इसे हमें पका लेना है तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बस इसे चलाना नहीं छोड़ना है ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना बैठे और जले नहीं और इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो बस थोड़ी देर तक ही पकाया मैंने इसे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाया। और अब आप देख रहे हो कि मिक्सचर जो है ये किस तरह से थिक हो गया है, इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, एक बहुत ही अच्छी थिक सी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। तो हमें इसे इतना पका लेना है। तो बस इसी के साथ हमारा ये कस्टर्ड मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना बस 5 मिनट के लिए इसी तरह से रखेंगे। और हाँ, जब आप इसे इस तरह से छोड़ेंगे ना तो बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। तो बस सिर्फ 3-4 मिनट तक ही रखा मैंने अपने कस्टर्ड को। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो कस्टर्ड हमने बनाया है इसे हम डाल देंगे अपने इस फ्रूट्स के ऊपर। तो सारे बोल में अच्छे से इस पूरे कस्टर्ड मिक्सचर को डाल देना है। इसके बाद बोल को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि कस्टर्ड जो है ये थिक है तो ये फ्रूट्स नीचे तक जब बेस तक चला जाए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक है तो एक बार ना फोक से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको मतलब फ्रूट्स को हल्का हल्का सा प्रिक करते जाइएगा ताकि जो थोड़ी बहुत स्पेसेस होंगी बीच में उसमें से कस्टर्ड नीचे जाता जाएगा। तो पूरा अच्छे से बेस तक ले जाना है हमें कस्टर्ड को। तो बस इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और इसे ना फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। आधे घंटे के लिए ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, उससे भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। हमारा ये बोल यानी कि ये केक, ये डिज़र्ट जो भी बोल लो आप इसे, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अच्छा, डीमोल्ड करने के लिए ना मेरे पास इतनी बड़ी प्लेट नहीं थी क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा है। तो मैंने एक बड़ा सा बोर्ड लेके ना उसको फॉइल से कवर कर लिया है। तो मैं इसी पर ही डीमोल्ड करके सर्व करूँगी इसे। अच्छा, इसे डीमोल्ड करने के लिए ना मोल्ड को थोड़ा अच्छे से टैप कर लेंगे। तो बस अब मैंने मोल्ड को हटाया और आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। ये ऑयल से ग्रीस करने की वजह से बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी लग रहा है। इतने सारे फ्रूट्स जो कि इसको कलर भी दे रहे हैं और साथ में देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये। एंड में ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और डाल रही हूँ। आप जैसे चाहो वैसे गार्निश कर सकते हो। वैसे ये ऑलरेडी इतना यमी है कि आपको गार्निशिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो है ना बहुत ही आसान से डिज़र्ट। अब आप इसे सर्व करिए, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक तो इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं और साथ में इतने सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे और साथ में वो जो कस्टर्ड के साथ हमने केक कंबाइन किया ना, वो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिए आप भी इस रेसिपी को। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।